हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जीएस की प्रैक्टिस सेट में ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। और मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट आपके किरण पब्लिकेशन का है। और आप जानते हैं पिछली बार वाली जब पेपर देखेंगे तो अगर आपने पिछली बार के बच्चों का जब इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें बच्चों ने ज़्यादातर यही बात बोली थी कि किरण पब्लिकेशन की बुक से उनको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला था। ठीक है, तो इसलिए किरण पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट हैं मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। और इसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, प्लीज़ जाकर आप प्लेलिस्ट को जो है आप जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं वो आप देख लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर में आपकी मैं बता दूं, स्पीडी की जो बुक होती है करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है करंट अफेयर को लेकर। तो स्पीडी की जितनी भी प्रैक्टिस सेट थी हमने करवा दी हैं, जिसमें मैंने 650 प्रश्न मतलब 600 प्रश्न हमने कर लिए हैं। 100 प्रश्न और बचे हैं जिसमें हमारा टारगेट था 700 का। तो 600 करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट्स स्पीडी के द्वारा जितनी भी करवाई गई हैं मैंने करवा दी है। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू जाकर देख लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। इसके अलावा हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी आपकी करवा दिया है मैंने, तो वो भी आप जाकर देख लीजिए। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें हम मैथ और रीजनिंग को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे हम 61 से यानी अपने जीएस का जो पार्ट है अपना मैथ और रीजनिंग को छोड़ के वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस लाई जा रही हैं उसका आप आनंद उठा सके और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस क्लास का भागीदार बना लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है मिट्टी का क्षरण, अकाल, बाढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, अगर बड़े पैमाने की बात करें और उसमें कटाई का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ा है, ये किस पर पड़ा है आपका? ये अकाल पर पड़ा है। सॉरी, यहाँ पे अगर बात करें 1 मिनट, ये तीनों पे ही पड़ा है आपका। ठीक है, तो इसमें मिट्टी क्षरण भी हो गया आपका, अकाल भी हो गया, बाढ़ भी हो गया, तो ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके सभी पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किस पर पड़ा है, तो देखिए तीनों हो तो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर बात करूँ मैं तो देखिए जब किसी भी जगह पे आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के जो जड़ होते हैं ना, कोई भी पेड़ है उसका जो जड़ है ना बहुत दूरी तक फैलता है। ठीक है, बहुत दूरी तक फैलता है और ये उतनी दूर की मिट्टी को ना क्या करता है, जकड़ लेता है, तो जिससे मिट्टी क्षरण नहीं होता। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जब पेड़ कटाई होती है तो सबसे ज़्यादा क्षरण किसका होता है, किस पे इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे बड़ा इस पे मिट्टी के क्षरण पर होता है। क्योंकि तब क्या होता है, जब कभी बाढ़ वगैरह जब आता है ना, तो क्या होता है आपका, यही बाढ़ के द्वारा मिट्टी बह जाती हैं और वहाँ पे आपके गड्ढे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मिट्टी बह के चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि पेड़ की कटाई जब होती है, वनों की कटाई होती है तो मिट्टी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है, यानी जो है मात्रा को बढ़ाती है? तो चावल है, गेहूं है, मटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जितनी भी खाद जो है दाल फसलें हैं ना, उनमें जो है नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसमें मटर क्या है आपका, दाल प्रजाति में आता है। ठीक है, मटर का दाल आपने सुना होगा, मटर का दाल बना लो या फिर अरहर का दाल बना लो, मंसूर हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी दालें होती है और दाल में आपके नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये आपको देखने को ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी इसको करने वाले हैं, मतलब
इसको जो है आपका प्रैक्टिस सेट है। अब टाइमिंग को बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। इसके जो है ख़त्म होने के बाद हम और भी प्रैक्टिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे ख़त्म करना ज़रूरी है, क्रेयन पब्लिकेशन को, ठीक है ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस जो है सेट को ख़त्म करना है। तो इसमें अगर बात करें थर्ड ये आपके 63 का, तो क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है इनमें से? भूतापीय, जल विद्युत या सौर ऊर्जा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारंपरिक ऊर्जा की बात की है तो पारंपरिक ऊर्जा में बता दें हम, जल विद्युत जो है आपका, यह क्या है, एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक है ना। भूतापीय ऊर्जा हो गया और सौर ऊर्जा हो गया, ये नवीन ऊर्जा हो जाते हैं आपके, और जल विद्युत आपके पारंपरिक ऊर्जा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें पारंपरिक का अर्थ क्या होता है, तो देखिए पारंपरिक का अर्थ होता है कि जो स्वयं को परंपरा द्वारा या लंबे वर्षों में उपयोग द्वारा समय सामान्य रूप में स्थापित किया रहे, ठीक है। इसलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत तेल, गैस या कोयले का उपयोग करने वाले तापीय ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ नदियों पर बांधों का उपयोग करने के पारंपरिक तरीके से जल विद्युत उत्पादन भी उल्लेख करता है, ठीक है। तो इसमें जल विद्युत आपका क्या हो जाएगा, जो है आपका पारंपरिक ऊर्जा हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? तो खदानों में अधिकांश जो विस्फोट होता है ये हवा के साथ मीथेन का मिश्रण जब होता है ना, तब ऐसा जो है स्थिति पनपता है, ठीक है। तो जब आप जैसे इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो कोयला खदान, मीथेन, सक्रिय खनन स्थलों में मौजूद मीथेन और हवा का मिश्रण क्या होता है, ये उस टाइम पे विस्फोट का कारण बन जाते हैं। तो खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? ये होता है आपके हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक पूछा है? तो इसकी बात करें तो हाइड्रोजन की, चारकोल की, प्राकृतिक गैस की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईंधन जो है ईंधन मूल्य सबसे अधिक है इनमें से किसका? तो इनमें से हाइड्रोजन जो है ये सबसे मूल्य है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसे और क्या कहते हैं जो आपका जो है हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन के बारे में अगर बात कर दें तो हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, लेकिन हम घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक दहनशील होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा यह दहनशील होता है, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन का प्रयोग घरेलू ईंधनों में प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या करता है, हवा के संपर्क में आने पर यह विस्फोट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हीरा और पन्ना होता है। देखिए हीरा क्या है आपका, हीरा एक कार्बन है, यानी हीरा क्या है, कार्बन है, और पन्ना क्या है आपका, हीरा की खान आप सुने होंगे, पन्ना में मिलता है। तो ये हीरा और पन्ना आपके एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए पन्ना क्या है आपका, ये आपका कार्बन है, और ये हीरा क्या है आपका, कार्बन है, और पन्ना क्या है आपका, बेरिल है। तो इसमें अगर बात करें, पन्ना और हीरे असामान्य और असाधारण रत्न है जो कई मायनों में भिन्न होते हैं। पन्ना खनिज बेरिल से बनता है और हीरा जो होता है ये कार्बन से बनता है। तो हीरा आपका कार्बन से बनता है और पन्ना आपका बेरिल से बनता है। देखिए पन्ना खदान भी है जो मध्य प्रदेश में आपका है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। तो हीरा जो है उत्पादन इसी मध्य प्रदेश के पन्ना खानों से होता है। तो या इस बात को आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश डैश में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में, दूध में, या सिरके में? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका जो है आपका सूत्र मैं बता दूं तो सूत्र है आपका CH3CH, ठीक है, CH होता है, ठीक है। तो अगर बात करें इसको तो OH और आपका हो जाएगा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, फिर आपका COOH हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र आप ध्यान में रखेंगे लैक्टिक अम्ल का, ठीक है। इसका आणविक सूत्र है ये। तो ये क्या करता है, यह सफ़ेद होता है बहुत ज़्यादा और जल में घुलनशील होता है। आप देखते हैं दूध में पानी मिला दिया जाता है, तो क्यों होता है? क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है दूध, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा माचिस की तीली की नोक और रगड़ने वाली सतह में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? यानी जो माचिस की तीली जिस पे आप रगड़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये माचिस की डिबिया है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, मसाला लगा होता है। यहीं से तो आप माचिस की जो तीली होती है उसको
यहीं से रगड़ते हैं ना, तो ये इस पे होता क्या है आप ये बता दीजिए, इस मसाले पे क्या होता है। तो इस मसाले पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TRE 2.0 में ये आया था 1 to 5 में। अगर आप अभी आपको यकीन नहीं है तो प्लीज़ जाकर अभी के अभी प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये पेपर आपका आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया था 1 to 5 में, TRE 1 जो है आपकी 3 में। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, सॉरी इसमें क्या होता है आपका अगर बात करें 1 मिनट, ये कौन सा है क्वेश्चन 68। तो इसमें फास्फोरस होता है, ठीक है ना, क्या होता है फास्फोरस होता है, जो है इसमें पाया जाता है। तो ये आपका उसमें पूछा था कि जो माचिस की डिब्बी होती है उस पर कौन जो मसाला लगा होता है, इसमें कौन सा जो है आपका पदार्थ लगा होता है, तो उसमें फास्फोरस आंसर था, ठीक है, फास्फोरस था। तो इससे संबंधित आप देखिए उसी को पलट के यहाँ पे दे दिया गया है कि सुरक्षा माचिस की तिल्ली की जो नोक होती है कि नोक और रगड़ने वाली सतह में समानता प्रयुक्त होने वाली पदार्थ कौन सी होती है। तो आजकल सुरक्षा माचिस के शीर्ष में केवल एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट पाया जाता है। तो जिसको रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने वाली जगह पर लाल फास्फोरस होता है, जो अब बहुत कम खतरनाक होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लाल फास्फोरस का यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लाल फास्फोरस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है या फिर ऊष्मा ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिजली जो आप देखते हैं एक पेड़ को भी जला देता है क्योंकि इसमें सब क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में आपका क्या पाया जाता है, विद्युत ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा क्या करता है, ये पेड़ को जला सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें बिजली एक फ्लैश बहुत सारी विद्युत ऊर्जा वहन करती है। जब बिजली किसी पेड़ से टकराती है तो वह पेड़ को जला सकती है और भारी विद्युत ऊर्जा से उसे नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसमें क्या होता है, बिजली की एक फ्लैश बहुत विद्युत ऊर्जा वहन करती है, ठीक है ना। एक फ्लैश में बहुत सारी विद्युत ऊर्जा वहन करती है, तो इसमें सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज एक नदी से जब समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, यह थोड़ा उठता है या यह वस्तु के प्रकार के आधार पर उठता है या डूबता है, जिससे यह बनता है या थोड़ा डूबता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या होता है, जब कोई जहाज एक नदी से समुद्र में जब प्रवेश करता है तो ये क्या होता है, यह थोड़ा सा उठता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जहाज जब समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा उठता है, जैसा ताज़ा नहीं बल्कि खारा होता है, जो सघन होता है। तो समुद्र का पानी क्या होता है आपका, खारा होता है, ठीक है। नदी के मुकाबले में समुद्र का पानी खारा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो है जहाज उठता है। अब देखे होंगे मृत सागर हो गया आपका, लवड़ी झील जो सागर हो गया, आप सुने होंगे, उसमें लोग तैरते रहते हैं, डूबते नहीं। क्यों? इसका रीज़न यही है कि उसमें लवण ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लवणता की वजह से आपका जो भार है वो जो है आपका पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, यही रीज़न है आपका। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है किसका, संक्रामक रोग का, वायुजनित रोग का, जलजनित रोग का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए टाइफाइड और जो आपका हैजा विशिष्ट है, ये आपका दोनों ही विशुद्ध जो है आपका ये जलजनित रोग होती है। जब जल या भोजन आप जो खाते हैं वो अगर अशुद्ध है, यानी आपका जैसे कि जो है गंदगी में है, तो ये क्या होता है आपका जो है जल जनित हो गया, या फिर यहीं पे आपका खाद भी होता, यानी आपका भोजन होता तो भी आपका सही हो जाता। तो टाइफाइड, हैजा और ये दोनों आपके खाद्य पदार्थ और जल जनित रोग होते हैं, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हवा एक मिश्रण है, किसका मिश्रण, जिससे निम्नलिखित गैस होती हैं। तो हवा किसका मिश्रण होता है। देखिए हवा क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस, कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका जो वायु होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और अन्य गैसें पाई जाती है थोड़ी थोड़ी करके। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें वायु में तो सबसे ज़्यादा 78% आपका क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद आपका जो है 21% पे आपका क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी के जितने बचते हैं आपके उनमें अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को, इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो है आगे आपकी क्लास जो क्वेश्चन है आपका 73 में आपका बात करें मानव शरीर में शामिल है, मानव शरीर में कितना जो है पानी शामिल होता है आपका। तो मानव शरीर में लगभग 60% पानी शामिल है, 20 से 30% पानी या फिर 10% से 20% पानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में देखिए 60% पानी पाई जाती है, ठीक है, 60% पानी पाई जाती है। और इसमें आपका बात करें तो मानव शरीर में अधिकांश पानी आपकी जो है कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपकी कोशिकाओं के अंदर होती हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो हम पानी पीते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है हमारे शरीर में। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जानते हैं जब पाचन होता है तो पाचन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है हमारा पानी, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है। इसलिए पानी कहा जाता है कि पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि आपका पाचन उससे अच्छा होता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो पाचन है वो बहुत ही कम क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है पेट से रिलेटेड तो आप पानी पीना आप जो है ज़्यादा शुरू कर दीजिए, तो आपको ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य के बारे में बताना। अच्छा एक बात और बता दूं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो प्लीज़ वहाँ पे आप जो है पेपर जो है आपका होगा क्वेश्चन पेपर, तो उस पर यहाँ पे ज़रूर मार्क कीजिएगा कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ आप पढ़ने के बाद भी जो है कन्फ्यूज हो जाते, भूल जाते हैं। हम आंसर देखते हैं तो हमें पॉजिटिव दिखता है तो हम पॉजिटिव लगा देते हैं, नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ मार्क आप ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं बता दूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप अपने जो है क्वेश्चन शीट पे अगर आप मार्क करते हैं तो उसमें आपको कोई कुछ नहीं कहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप वहाँ पे बड़े बड़े मार्क कीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को हम बात करें अगर कि इस ऑप्शन में आपका असत्य क्या है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं सही है। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम उसे भी देखेंगे। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम जाए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया है। तो जितने भी चीज़ें हैं ये आपका सबसे सटीक बैठता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है आपका ये सबसे सटीक बैठता है, ये आपका असत्य है, ठीक है। क्या है आपका, ये असत्य हो जाएगा। इसमें आपका देखेंगे, देखिए मैं अपनी एक घटना बताऊं, मुझे तब से याद है जब मैं मुंबई एक बार गई थी और मुंबई में जो है समुद्र के जब किनारे जब मैं गई थी तो वहाँ पे जब पानी जब ऐसे पानी जब लहर होके आपके तरफ जब आता है तो फिर पानी जब वापस जाता है ना, तो जब आप उस पे रेत पे जब पैर रखते हैं तो वहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी करके ना ऐसे ना तेल की छींट उसमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम अभी आप देखिए पानी में तेल डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखता है ना कि हाँ यहाँ पे पानी पड़ा था, तेल पड़ा था, तो ऐसा वहाँ पे दिखता था। तो मुझे वहाँ पे फिर मतलब बहुत छोटी थी तब मेरे माइंड में ऐसा आया कि अच्छा तेल यहाँ से ऐसा होता है, तो यहाँ पे वो रीज़न है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, और ये बात सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा तो इसलिए हमारा यहाँ पे 3rd नंबर सही हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन जा सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकता है। तो देखिए कैंसर का कारण भी बन सकता है और इसे हम अगर सही मायने में उपयोग करते हैं तो ये क्या है हमारे लिए उपयुक्त भी होता है, लेकिन उस उपयोग के आधार पर ये इसे ठीक भी कर सकता है। तो जो है इसको कैंसर के लिए उपयोग भी किया जाता है और ज़्यादा के कारण इससे कैंसर भी होता है। तो जो आयनित किरणें होती है, विकिरण होते हैं, ये क्या करते हैं कैंसर का कारण भी बन सकते हैं और साथ ही इसकी तीव्रता जब ये ज़्यादा तीव्र होते हैं तो ये कैंसर का कारण भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ये इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसे हम
लाभ और हानि दोनों मायने में दिख सकते हैं। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से देखिए घींगा रोग होता है, जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं। तो ग्वाइटर भी लिख के आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ब्रैकेट में वहाँ पे घींगा दे दे, ग्वाइटर भी लिख के आ सकता है। अगर ग्वाइटर आपका लिख के आ जाता है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे आयोडीन की कमी से आपका घींगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ग्वाइटर होता है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में इंग्लिश का जो वर्ड होगा उसको जरूर देखिएगा एक बार। और यहाँ पे बात करें एनीमिया आपका किसकी कमी से होता है? तो ये देखिए एनीमिया आपका होता है जब रक्त की कमी होती है। ठीक है ना, तो एनीमिया आपकी रक्त की कमी होती है। ये सबसे ज़्यादा ना आप जानते हैं वुमेन्स में ज़्यादा होता है, वुमेन्स में ज़्यादा होता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? जो आप गुड़ खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए। ठीक है, इन सबको खाते हैं तो आपकी एनीमिया की जो शिकायत है ये दूर होती है। ठीक है, और स्कर भी रोग होता है आपके विटामिन सी की कमी से। इसमें आपको खट्टे फल खाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसा कोई शिकायत है तो आप खट्टे फल को खाइए। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पादप, एक तरफ पादप रोग लिखा है, एक तरफ सूक्ष्म जीव लिखे हैं। पादप रोग नींबू, कैंकर और कवक लिखा है। गेहूं की रस और भिंडी की पीली बीज। देखिए बात करें यहाँ पे तो इसकी बात करें अगर 77 की, तो 77 की जो आपका बात करें नींबू जो है, नींबू कैंकर रोग होता है। नींबू कैंकर रोग आपका ये जो है आपका होता है जीवाणु की वजह से। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना वो क्या करते हैं, नींबू के कैंकर रोग को जो है पनपाते हैं। क्या है नींबू कैंकर, क्या है, या साइट्रिक कैंकर भी लिखकर आ सकता है। तो नींबू कैंकर या फिर साइट्रिक कैंकर क्या होता है, ये रोग कैसा होता है? एक साइट्रिक रोग जो जैंथोमोनस, क्या है, जैंथोमोनस। ठीक है, जैंथोमोनस जो है साइट्री जीवाणु होती है। ठीक है, तो ये जैंथोमोनस साइट्री जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है नींबू कैंकर। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको घुमा के क्वेश्चन भी दे सकता है, इस तरह मिलाने के लिए भी दे सकता है, और ये आपका नाम भी दे सकता है, इस जो है जीवाणु का नाम भी दे सकता है। तो जो नींबू कैंकर का जो कारण है, जो जीवाणु कारण है, तो ये जैंथोमोनस साइट्री जीवाणु नाम है। ठीक है, तो इसमें इसका याद रखिएगा। फिर आपका आता है गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है? तो गेहूं की रस्ट अगर बात करूं तो ये गेहूं की रस्ट कवक के कारण होता है। इस कवक का क्या नाम होता है? पक्सीनिया ट्राइसीनिया। ठीक है, पक्सीनिया ट्राइटीसीनिया। ठीक है, ट्राइटीसीना। तो पक्सीनिया ट्राइटीसीना के कारण आपके गेहूं का रोग होता है, और नींबू कैंकर रोग आपके होता है ये जैंथोमोनस साइट्री जीवाणु के कारण होता है, और गेहूं का रस ये कवक के कारण होता है। और भिंडी की पीली जो देखते हैं, भिंडी में पीला पीला पड़ जाता है, तो जो भिंडी की पीली पीत होती है ये विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा होता है। तो इस वायरस का क्या नाम है? मोनोपार्टाइट बेगोमो वायरस। ठीक है, तो इसको भी लिख देती हूँ मैं। देखिए इसका क्या है, भिंडी का, तो भिंडी जीवाणु की वजह से होता है, और इसका क्या नाम है? मोनोपार्टाइट बेगोमो। देखिए बेगोमो वायरस। ठीक है, बेगोमो वायरस, तो ये रखेंगे मोनोपार्टाइट बेगोमो वायरस। ये भिंडी की जो पीली होती है ना, जो पीली पीत होती हैं, ये विषाणु होते हैं मोनोपार्टाइट बेगोमो वायरस, इनके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। घुमा के इस प्रश्न से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। बात करें अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में ऊर्जा स्रोत है। तो ऊर्जा स्रोत क्या है हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। प्रोटीन, खनिज, लवण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विटामिन तो होगा नहीं और प्रोटीन नहीं, तो इसमें आपका फर्स्ट जो है ये आपका मोस्ट, इसमें यहाँ पे जो है सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपका उदाहरण बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आटा हो गया, ठीक है, आटा हो गया,
मक्का हो गया, घी, मक्खन और आपका क्रीम हो गया, इन सब में आपका क्या पाया जाता है, ऊर्जा पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे। तो इसमें पहला यूरोपीय कौन सा था जिसने भारत के साथ व्यापार शुरू किया था? तो ये सबसे पहले जानते हैं वास्को डी गामा आए थे, पुर्तगाली था, जो कि केरल में सबसे पहले आया था, कालीकट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले सबसे पहले कौन थे यूरोपियन? ये पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली कब आए थे? 20 मई 1498 को, 20 मई, इस बात को मैं लिख देती हूँ, 20 मई 1498 को ये भारत आए थे। ठीक है, तो इसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी, भारत के कोझिकोड में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के कोझिकोड में ये उतरा था, भारत के कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड में उतरा था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर ये ना पूछ के तो आपसे ये जरूर पूछ लेगा। ठीक है ना, तो घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केचुआ किससे सांस लेता है? तो केचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से, फेफड़ा से, मुंह से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, केचुआ आपका सांस जो है त्वचा से लेता है। ये केचुआ आपको ज़्यादातर कब देखने को मिलते हैं? बरसात के मौसम में देखने को मिलते हैं, आप जानते हैं। और दूसरी बात ये अगर बात करें तो केचुआ एक कृमि है जो बरसात के मौसम में दिखता है, और केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण तत्वों से युक्त जैव उर्वरक है। देखिए, ये क्या करता है, मिट्टी को भरभरा बनाता है, मिट्टी को क्या करता है, भरभरा बनाता है, जिससे मिट्टी में उर्वरता आती है। इसलिए केचुआ को एक किसान का मित्र भी कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा प्लीज़। ठीक है, अगर सेशन आपको समझ सही जो है पसंद आ रहे तो प्लीज़ शेयर अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप संबंधित हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, किसी भी अगर सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, चैनल के डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा क्लास के जो है बाद में मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें मेहनत हमारी अच्छी जो है जायज़ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा मांगा गया था? ये कहा गया था स्वराज हमारी राष्ट्रीय मांग है। तो ये सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वराज एक राष्ट्रीय मांग है, मांग सबसे पहले ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, इनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और तिलक संपूर्ण स्वराज का आदर्श प्रतिपादित करने वाले पहले नेता थे। ठीक है, क्या करने वाले थे? संपूर्ण स्वराज, ठीक है, संपूर्ण स्वराज, ठीक है, संपूर्ण स्वराज्य का आदर्श प्रतिपादित करने वाले पहले नेता कौन थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे। तिलक जी ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में उनकी पहचान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया था। ठीक है, तो ये जो तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये किस जो है पार्टी से थे? तो देखिए, आप जानते हैं कांग्रेस दो पार्टी में विभाजित हो गया था, एक गर्म दल था, एक नरम दल था। तो गर्म दल में आपके बाल गंगाधर तिलक जी आए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कहलाता है। तो जो बच्चों के और उनकी बीमारियों को जो बीमारियों को देखता है, जो विशेष कर बच्चों का जो डॉक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं, पीडियाट्रिशियन कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उसे कहते हैं आप क्या? उसे आप कहते हैं पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन कहते हैं जो बच्चे की बीमारियों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट क्या होता है? ये पृथ्वी की जो है पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विशिष्ट वैज्ञानिक होते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं। बात करें अगर यहाँ पे जो है कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट में आपका जो हृदय से संबंधित चिकित्सक होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान, देखिए, लॉजिस्ट का होता है अध्ययन करना, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो हृदय का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं ऑप्शन से भी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे आज के प्रश्न का, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ठीक उसके पहले, ठीक है,
ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके पहले कौन सी घटना ठीक पहले हुई थी? रॉलेट एक्ट अधिनियम, सांप्रदायिक पुरस्कार, साइमन कमीशन। तो देखिए साइमन कमीशन की बात करें तो ये तो 1930 में हुई थी, ये तो बहुत बात हो गया। और जलियांवाला वाली बात करें तो ये 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। तो इसके ठीक पहले हुआ था जो, तो ठीक पहले की अगर बात करूं तो देखिए सबसे पहली बात तो जलियांवाला जो बाग हुआ था ये जनसभा जो है आपकी क्या हुआ, ये जलियांवाला बाग में इकट्ठा क्यों हुई? तो अगर ये बात आपको पता चल जाती है तो ये बात आपकी यहाँ पे आंसर आप सटीक लगा सकते। देखिए उस टाइम में जानते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, जिसका इसे आप काला कानून और काला जो है, जिसमें आपको इसको काला कानून के नाम से जाना गया। और इसका जो है विरोध क्यों किया गया? विरोध इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर बिना किसी अपील, बिना किसी दलील के जो है उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से इसका विरोध किया गया। और इसका विरोध करने के वजह से ही जलियांवाला बाग में जनसभा इकट्ठित हुई और वहाँ पे गोलियां निहत्थे चलाई गई जनरल ओडायर के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही दुखद जो घटना थी। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले आपका रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, जिसका विरोध करने के लिए जनसभा जलियांवाला बाग में उतरी थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर किचलू को क्या किया गया था? डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को क्या किया गया था? पकड़ लिया गया था, यानी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी विरोध में ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर किचलू और सत्यपाल इन दो व्यक्तियों को बहुत ध्यान से आप ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस आपका ये देखिए 9 अगस्त, 1 जुलाई, 3 दिसंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 1 हफ्ते तक, देखिए ये जो वन महोत्सव है ना ये 1 हफ्ते तक चलता है। तो ये मनाया जाता है 1 हफ्ते से लेके 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक मनाई जाती है। ठीक है, और इसी में आपका एक और आता है, वो भी आके जो है आगे चल के मैं बताऊँगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका 84 का जो आंसर है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई को आपका वन जो है महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बात करें के लिए क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अच्छा, वन महोत्सव की बात करूँ अगर, तो वन महोत्सव आपका 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई बीच में। और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, ये ऑप्शन को भी देख लीजिए। 9 अगस्त को आपका क्या हुआ था? 9 अगस्त को आपका नागासाकी पे क्या हुआ था? बम गिराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नागासाकी दिवस मनाया जाता है, नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विकलांगता, ठीक है, विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 जो है दिसंबर को। और 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में डैश डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अमीर खुसरो, मिनहाज ए सुराज या फिर आपका जियाउद्दीन बर्नी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी द्वारा 13वीं शताब्दी जो हुई थी, 13वीं शताब्दी में दिए गए जो आपका शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है। तो यानी यहाँ पे पूछा है कि 13वीं शताब्दी में जो आपका 13वीं शताब्दी में जो भी आपका जो है ये शब्द प्रयोग किया गया था और आपके 16वीं शताब्दी में, तो इन दोनों में आपका जो है बाबर और किस शासक के बीच जो अर्थबोध है, ये किस शासक के शब्द के अर्थबोध समान है? तो इसमें आपका जियाउद्दीन बर्नी का है। ठीक है ना, तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ेंगे आप, देखेंगे 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द के अर्थबोध एक समान है। ठीक है, तो इनका यहाँ पे ऑप्शन आपका जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिहीन यानी जिसको दिखता नहीं, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, जिसे कहा जाता है देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्रेल लिपि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होता है? ब्रेल लिपि होती है। इसमें आपका ये तो बन जाएगा। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ब्रेल लिपि का जो
होता है उसमें कितने जो बिंदु होते हैं वो 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, हमारे शरीर में निश्चित आकार देता है। हमारे शरीर को कौन आकार देता है? निश्चित स्वतंत्र तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्र का तंत्र, कंकाल तंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर को जो निश्चित आकार देता है वो कंकाल तंत्र होता है। आप देखेंगे अगर हमारा कंकाल तंत्र हमारा निकाल दिया जाए तो हमारा जो शरीर है वो एक लोथा बन जाता है। ठीक है ना, एक लुगदी बन जाएगी। आप जैसे कहीं भी पड़े रहेंगे बिस्तर की तरह, कहीं भी पड़े रहेंगे बिस्तर की तरह। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, वैसे पड़े रहेंगे। ऑक्टोपस तो चलता भी, आप तो चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है आपका। यहाँ पे आपका कंकाल तंत्र आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे शरीर की निश्चित आकार को आकार प्रदान करता है और हमारे शरीर को सुडौल भी बनाता है। बात करें यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की, तो ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे, जो आप जानते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो एक चीज़ और यहाँ पे कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हड्डियों के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? जो है आपको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते चलिएगा कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नर और मादा युग्म। ठीक है, युग्मक होता है, नर और मादा के युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। निषेचन, परागम या फिर जनन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नर और मादा के युग्मन होते हैं उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को नर और मादा के युग्मन संलयन की प्रक्रिया को निषेचन या इंग्लिश में आप फर्टिलाइजेशन देख लेंगे। अगर निषेचन आपको समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश के वर्ड को आप देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जाइगोट यानी जो युग्मनज होता है, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है और जो भ्रूण बनने के लिए विकसित होता है। ठीक है, तो जाइगोट का निर्माण होता है और उसमें क्या होता है? भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण विकसित होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में मुख्यतः आपके 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं देखिए मैं बता दूं। अगर अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो ये 3 भागों में आपके बटे हैं मानव मस्तिष्क के भाग। जो है मस्तिष्क आपका कितने भागों में बटा है? 3 मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 14 नवंबर 1858 को। ठीक है, 14 नवंबर 1858, 14 नवंबर 1858 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, यानी जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री के पद को भी संभाला। इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964, यानी आपके जो है आपका 1964। ठीक है, ये इस टाइम पे इनका मृत्यु हुआ था। 1889 में इनका जो है जन्म हुआ था, 14 नवंबर 1889, और मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ था। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? कुत्ता, बंदर, चूहा, गिलहरी, चूहा, सांप। तो सांप के काटने से तो आपका रेबीज नहीं होता है। ठीक है, और चूहा के काटने से भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुत्ता और बंदर। कुत्ता और बंदर के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज की थी ये किया था लुईस पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज की खोज की थी। और रेबीज एक क्या है? विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है और 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या क्या है? श्वसन की आवश्यकता होती है। दूसरा है श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है आप सुने होंगे, अगर जो है आप प्योर ऑक्सीजन ले जाते हैं, प्योर ऑक्सीजन आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें आपका मिलाया जाता है, हीलियम मिला दिया जाता है या फिर
आपका और भी गैसें होती हैं तो उनको मिला जाए। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। कथन एक सही है और दूसरा गलत है। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी मलेरिया, दस्त, जॉन्डिस, दस्त, मलेरिया, डेंगू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जो बीमारी होती है ये मलेरिया और दस्त होता है। और डेंगू हमारा वायरस से होता है, आप जानते हैं। और जॉन्डिस आपका बात करें यहाँ पे मलेरिया और दस्त, ये क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। जबकि मलेरिया भी आपका मच्छर के काटने से ही होता है। तो मलेरिया और दस्त आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा सत्य है? तो पक्षियों में अनुकूलन जो होता है, इनकी हड्डियां भारी होती हैं, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं, इनमें कम हड्डियां होती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और खोखली होती है, जिसकी वजह से पक्षियों में अनुकूलन होता है। अगला क्वेश्चन है, पवन का वेग कम होने से वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब स्थिर रहता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पवन का जो वेग होता है वो कम होने की वजह से वायु का जो है दाब होता है, ये क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, वायु का दाब बढ़ जाता है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? जब 1930 में बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने किया था। और इसमें अगर बात करें तो 1929 में, ठीक है, 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान आंदोलन की स्थापना की थी, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1929 में किया था। और इसका जो किसान आंदोलन 1930 वाला है, इसमें जो नेतृत्व किया था, ये किया था आपके किसान आंदोलन जो स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें 1929 से लेके 1939 तक स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था यह किसान आंदोलन। इस आंदोलन का कारण क्या था? जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, बकास्त जमीन की वापसी, इन सब चीज़ों की वजह से ये हुआ था आपका। बात करें अगला इस पे, और बिहार में 1930 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान आंदोलन यानी लखनऊ की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो 1936 में इन्होंने जो अखिल भारतीय जो है किसान आंदोलन हुआ था लखनऊ में, तो उसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मीटर स्केल का, किलोमीटर आप दूरी मापने के लिए करते हैं। ठीक है ना, रिएक्टर स्केल। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग करते हैं। ये भूकंप की जो है, अब भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो 90 आपका 8 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अगर बात करूँ 98 का, वसा का पूर्ण रूपेण, ठीक है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है, यानी कह रहा है कि वसा का जो पूरी तरह से जो पाचन होता है यह किस अंग में होता है? अमाशय में होता है, मुख में होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे होता है? आपका क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र क्या होता है आपका? देखिए, वसा जब तक नहीं पचती, जब तक वसा नहीं पचती है तब तक, सॉरी, यह क्या होता है? वह छोटी आंत यानी जो स्मॉल आपका जो होता है इंटेस्टाइन, उसमें क्या होता है? नहीं पहुंच पाती है। तो जब तक आपका वसा पचता नहीं तब तक छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता है। अगर बात करें यहाँ पे छोटी आंत में अग्नाशय लाइपेज और यकृत से पित्त रस जैसे एंजाइमों के निकालने में वसा के पाइसीकरण में मदद करती हैं। वसा पूरी तरह से केवल सब कहाँ पे ये पाचित होता है? तो छोटी आंत में ही होती है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो क्षुद्रांत हो जाएगा आपका। क्षुद्रांत को किस नाम से जानते हैं? ये आपका देखिए छोटी आंत लिख के नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका क्षुद्रांत लिख के, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे आप छोटी आंत नाम से जानते हैं। ठीक है, ये छोटी आंत है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत आप जानते हैं ठंड के मौसम में आपका गेहूं होता है। ठीक है, धान आपका बरसात के मौसम होता है,
आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बरसात के मौसम में आपका धान की खेती होती है, तो मतलब बरसात में अगर ये होता तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किसको पड़ती है, आपके धान की खेती को पड़ती है पानी की ज़रूरत। चना ये भी आपकी ठंड में होती है, तो सबसे ज़्यादा धान की खेती को पानी की ज़रूरत पड़ती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर आपके मोहम्मद अली जिन्ना उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी की बात करूँ तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सबसे पहले आर्थिक निष्कासन का इन्होंने सिद्धांत का भर्त्सना भी किया था। और बात करें धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था द थ्योरी ऑफ ड्रेन, ठीक है, द थ्योरी ऑफ ड्रेन का इन्होंने वर्णन किया। और इन्होंने अपनी इनकी पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक थी। और 2 मई 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया। ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को छीन रहा था। ये सब चीज़ों पे बात इन्होंने किया था। तो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है इन्हें, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सबसे पहले आर्थिक निष्कासन या आप कह सकते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो इनकी पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और बात करें यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी इन्होंने, तो ये इसकी बैठक कब हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो ये 2 मई 1867 को हुई थी, ठीक है, 2 मई 1867, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को, 26 अक्टूबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये मनाया जाता है आपका 26 जनवरी 1930 को। ये भी रीज़न है आपका, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 26 जनवरी को ही क्यों आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आपका जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए यही रीज़न है कि 1930 से ही 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था, जिसकी वजह से 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया आपका जाता है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। सारनाथ में इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ आपका कहाँ पे सबसे पहले ये बात आई, तो ये वाराणसी में, कहाँ पे है? वाराणसी में है सारनाथ आपका। और यहाँ पे अगर बात करें यहीं पर उन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिए धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे आप क्या कहते हैं, पहले जो है गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या करता था, बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ किया इन्होंने यहीं से। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था ये भी पूछता है, तो अंतिम जो उपदेश दिया था वो कुशीनगर में दिया था, ठीक है। कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और 483 ईस्वी में, यानी ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कनिष्क काल में, ठीक है, ये आपके क्या बात करें कि इनका मृत्यु हो गया, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। देखिए कनिष्क का तो आपका तीसरे में हुआ था, पहले में आपका हो गया, ठीक है। उनका अध्यक्षता याद नहीं आ रहा, मैं अभी याद आते ही बता दूंगी। इसमें अब देखिए सबसे पहली बात कुशीनगर में इनका जो है आपका 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं पे इनके जो आपका 483 में जब इनका मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में, तभी जो है पहला इनका जो है बौद्ध संगति जो होती है तो वो उसकी बैठक हुई थी, ठीक है। तो 483 में ही पहला बौद्ध संगति हुई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, नीम है, पीपल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये क्या है आपका? तो बात करूँ यहाँ पे ये पीपल है, ठीक है। क्या है?
पीपल है। और बात करें राजकीय पक्षी क्या है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि राजकीय वृक्ष तो आपका पीपल है। और यहाँ पे पक्षी की बात करें, यहाँ पे पक्षी की बात करें तो गौरैया है, ठीक है, क्या है, गौरैया है। और फिर आपका राजकीय मछली क्या है, मछली क्या है राजकीय, तो राजकीय मछली में आपका मांगुर है, ठीक है, मांगुर आपने सुना होगा, जो मछली खाता है तो जानता ही है, ठीक है। राजकीय फूल क्या है, तो राजकीय फूल में आपका कौन सा आता है, गेंदा है। तो इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। गेंद जो है आपको गेंदा या फिर गेंद कहते हैं, फिलहाल तो इसको गेंदा ही कहेंगे, ठीक है। आप क्या कहते हैं ये आप पे डिपेंड है। तो गेंदा जो है राजकीय फूल है वहाँ का, और मछली मांगुर है, और पक्षी में गौरैया है, और पेड़ में आपका मतलब वृक्ष में आपका पीपल है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का, लेप्चा नेपाली, ठीक है, लेप्चा नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं, तो बिहार में, सिक्किम में, कर्नाटक में। तो लेप्चा और नेपाली भूटिया ये कहाँ पे आप करते हैं निवास, ये सिक्किम में। तो ये कौन है, ये जनजाति हैं, ठीक है ना। लेप्चा, नेपाली, भूटिया ये जनजाति होती हैं, ठीक है, ये क्या है, जनजातियां हैं। और ये कहाँ पे निवास करते हैं, ये सिक्किम में निवास करती हैं, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो, यानी जो टेंट होते हैं, जो चांगपा जिसमें रहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, नाम ग्याल रेब्बो लेखा, किस नाम से जानते हैं, रेब्बो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए गाइस, टाइम बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया। तो अब हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला होगा वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और सबसे पश्चिमी राज्य आपका कौन सा है, गुजरात है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा आपका गुजरता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश रेखा पूछा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मकर रेखा है, ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरता है। और बात करें अगर कि जो है अफ्रीका, आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरता है, और ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरता है। तो जो है आपका यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश पूछा है, दक्षिणी अक्षांश, तो ये मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी से उत्तर की ओर बहती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, बेतवा या कृष्णा नदी। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, इनमें से ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। बेतवा हो गई, वेन हो गई, पेन हो गई, ये सब क्या है, ये बेतवा नदी आपकी यमुना की सहायक नदी होती है, जो दक्षिणी सहायक नदी है। और इसमें बात करें तो ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है आपके मध्य प्रदेश से, ठीक है। कहाँ से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरखेड़ा गांव के पास से निकलती है, ठीक है। रायसेन जिले के बरखेड़ा गांव से निकलती है, और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में यमुना से जाकर मिलती है। कहाँ पर, हमीरपुर शहर में जाकर ये कहाँ पे मिलती है, तो ये यमुना से मिलती है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा, ठीक है, बुर्जिल दर्रा या फिर बुर्जिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में। तो बुर्जिल जो दर्रा है ये आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज के क्वेश्चन जो है आपके सेशन का, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं, तो कोई भी जो है उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे आपका बात करें सुप्रीम कोर्ट का हो, तो अगर बात करें तो वो वकालत तो मैं बताऊं समान स्तर या जो है समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में वो क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने निम्न कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। निम्न कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पठारी प्रदेशों में कौन सी खनिज नहीं पाई जाती है, नहीं की बात हो रही, देख ली ध्यान से। तो पठारी प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, कोयला, लौह अयस्क या खनिज तेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पे खनिज तेल, तेल कहाँ से पा जाएगा भाई? पठारी प्रदेश में। पठारी प्रदेश में तो धातुएं वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है। तो कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, पठारी प्रदेशों में पाई जाती है, लेकिन खनिज तेल आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। खनिज तेल आपका वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार से निकलने वाली आपकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा सोन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपके बात करें, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं, ठीक है। नर्मदा और सोन नदी आपकी कहाँ से निकलती है? नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, म्यांमार एशिया के किस भाग से में स्थित है? तो ये म्यांमार की स्थिति पूछ लिया है, एशिया के किस भाग में स्थित है। तो आप अगर मैप देखे होंगे तो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहली बात तो हम दक्षिण एशिया में रहते हैं, ठीक है। अगर दक्षिण एशिया में हम रहते हैं तो आपका जो है यहाँ पे बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व हमारा भारत ये है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका म्यांमार है। तो अगर हम दक्षिण एशिया में रहते हैं, भारत जब है दक्षिण एशिया में रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? म्यांमार क्या है? पूर्वी एशिया। तो ये क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका जो है म्यांमार स्थित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 22 सितंबर, 22 मई को। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 22 मई को मनाया जाता है। और जैव जो है आपका जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीनों ही आपको याद रखना है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आज के क्लास का, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज़्यादा आपके सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अधिकांश यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के आसपास केंद्रित होते हैं, ठीक है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं प्रशांत महासागर में, क्वेश्चन बनता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ बनते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में आपका है, और यहाँ पे आपके सक्रिय ज्वालामुखी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो रिंग ऑफ फायर आपका कहाँ पे केंद्रित है? ये आपका प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर के बेसिन में यह है। इस क्षेत्र में 452 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। 452 ज्वालामुखी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसका जो परसेंटेज है 75% अकेले का ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी दोनों को मिला के प्रशांत महासागर में पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, ऊपरी में से एक से अधिक, ऊपरी में से कोई नहीं। तो ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कैसे? देखिए, ये भारत का जो पश्चिमी एरिया है, ये आपका पश्चिमी घाट तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो मनुष्य झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, ये आप देखे होंगे, कई बार टीवी में भी देखे होंगे। तो यहाँ पे आप बात करें, पॉलीग्राफ होता है। क्या होता है? पॉलीग्राफ होता है, जो मनुष्य की सत्यता को जांचता है, पॉलीग्राफ होता है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? तो 90% कोयले की आपूर्ति करता है कौन सा रॉक सिस्टम है भारत में? विंध्य प्रणाली, धारवाड़ प्रणाली, गोंडवाना प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गोंडवाना जो है ना, गोंडवाना लैंड, यहाँ पे आपकी गोंडवाना जो प्रणाली है, यहाँ से 90% आपका कोयला जो है आपूर्ति होता है भारत में, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ जो प्रणाली है, इसमें सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है, ठीक है ना। इस धातु पाई जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, तो धातु याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है? तो ये कलचीड़ी, इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है, बसंत गौरी, कॉमन हॉक, कपोतक डव। तो ये कलचीड़ी जो चिड़िया होती है, सॉरी यहाँ पे कपोतक जो चिड़िया होती है, ये क्या करते हैं पक्षी, ये कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
क्या करते हैं, हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो प्लूटो हमारे सौर ग्रह से निकाल दिया गया है, यानी ग्रह से निकाल दिया गया। ये नवा ग्रह था पहले, 2006 से पहले ये नवा ग्रह था, लेकिन इसे 2006 में हटा दिया गया। अब ये हमारे ग्रह का भाग नहीं है, हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है प्लूटो। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो सबसे ज़्यादा जो छूता है राज्यों को, तो अगर ऑप्शन में देखें, सबसे पहले ऑप्शन तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधिकतम राज्यों को छूता है, जिसमें आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। ठीक है, बिहार हो गया। इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ भी इसका सीमा लगता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, विजया लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, स्वर की कोकिला किसे कहते हैं? प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर की कोकिला जो है आपके लता मंगेशकर को कहा जाता है, लता मंगेशकर। ठीक है, मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। और भारत की कोकिला कहा जाता है, ये कहा जाता है आपकी सरोजिनी नायडू को। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्प्रूस, देवदार और चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये क्या होते हैं? नरम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके नरम होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये टैगा प्रकार के प्रदेशों में पाए जाते हैं। और टैगा पे कहाँ पे हैं? ध्रुवों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्रुव। ठीक है, ध्रुवों में। और टैगा प्रकार के जो है वन होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करूँ मैं, तो जो है आपका ये क्या है, स्प्रूस, देवदार और चीड़, ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। और जो आपका बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा में बनने के लिए आपका कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। ठीक है ना, और राज्यसभा का आपका 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अच्छा 35 वर्ष किसका? राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है? फरवरी से अप्रैल, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर माह। तो ये आपका होता है बात करूँ यहाँ पे, अक्टूबर से दिसंबर माह के महीने में आपका जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये अंडे देने का इनका समय होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है आपके आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक खींची गई। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये किस राज्य की उसमें खींची गई है? उपयुक्त में से आपका बात करूँ तो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई नहीं हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? पारिस्थितिकी विभाग, मौसम विभाग, आर्थिक विभाग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो इसका हो जाएगा आपका जो है मौसम विभाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नदी और पहाड़ियाँ बिहार, गुजरात, कर्नाटक और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नदी पहाड़ियाँ ये आपकी उपस्थित हैं। नदी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? नदी पहाड़ियाँ की बात करूँ तो ये कर्नाटक में है। ठीक है ना, नदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सॉरी तब से मैं नंदी पहाड़ी। ठीक है, नंदी पहाड़ी आपका कहाँ पर है? तो नंदी पहाड़ी की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंदी हिल्स, ये कर्नाटक में है। ठीक है, पहाड़ी की बात हो रही है तो ये कर्नाटक में है। और नंदी पर्वत आपका, ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड। और नंगा पर्वत आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इन तीनों में आपका फ़र्क है। नंदी आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में, नंदी हिल्स। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नंदा पर्वत और नंगा पर्वत ये दोनों अलग हैं। रिएक्टर स्केल ये भूकंप मापने के लिए किया जाता है। देखिए टाइम नहीं है और हमें जल्दी करना है। बरचान और बरखान किस नाम से जाना जाता है? बरखान और बरचान किसको संदर्भित करते हैं? अर्धचंद्राकार रेत टिब्बा को ये क्या करते हैं? आपका दर्शाते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार को दर्शाते हैं। अर्धचंद्राकार ये क्या होता है? बालू की जो रेत होती है ना, आप देखेंगे थार मरुस्थल में जब जाएंगे तो वहाँ पे ये बालू की जो रेत होती है ऐसे आकार में आ जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार
कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना होता है? तो शिक्षा का अधिकार कानून ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बना है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु डैश डैश होती है, किससे प्रभावित होती है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें समुद्र से दूरी भी आपका इफेक्ट करता है, सॉरी इसमें आपका समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगा। ये आपका अच्छा 33 की बात करूं मैं, किसी स्थान की जलवायु डैश डैश से प्रभावित होती है। देखिए तीनों ही सही हो जाएंगे, तीनों ही पॉजिटिव बात कर रहे हैं। समुद्र से ऊंचाई आपकी दूरी, और आपका समुद्र तल से ऊंचाई होने कैसी है, और जो है अक्षांश आपका कहाँ पर है। ठीक है, आप स्थित किस अक्षांश पे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से चारों हो जाएंगे आपके। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? तो भाषा के आधार पे 1956 में ये आपका आंध्र प्रदेश हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1956 में हुआ था। अगला है, भारत में प्रतिष्ठित व्यक्ति आय 1867 से 1868 ईस्वी में 20 रुपये पहली बार किसके द्वारा पता लगाया गया था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था। एमजी रनाडे, सर डब्ल्यू हंटर के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा सबसे पहले बताई जाए तो किसके द्वारा हुआ था? तो ये किया गया था दादा भाई जो है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था आपके 1867 और 68 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ का? दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कोलकाता, जबलपुर, मालेगांव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका अगर बात करें जोन का, तो ये देखिए कोलकाता का है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो जोन है वो कोलकाता है। अगर मैं आप कहें तो इसका मैं जितने भी जोन हैं, जितने भी रेल मंडल और उसके मुख्यालय हैं, इसका मैं एक क्लास लेकर आऊँगी जिसमें आपका कुल मिला के 5 मिनट में ये हो जाएगा। तो ये पूरे जोन का मैं लेकर आऊँगी, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बात करें अगला, तो कौन सी नदी 12 मासी नहीं होती हैं? तो गंगा, कावेरी, सिंधु। देखिए जितनी भी नदियाँ हिमालय द्वारा आती हैं, बहती हैं हिमालय से, तो वो सारी 12 मासी होती है, क्योंकि बर्फ़ जब पिघलती है तो वो क्या होती हैं, 12 मासी बहती रहती हैं। तो सिंधु और आपकी गंगा हो गई, ये आपकी 12 मासी बहने वाली नदियां हैं। लेकिन कावेरी ये दक्षिणी, जितनी भी दक्षिणी भारत में जो नदियां हैं दक्षिणी भारत में, वो क्या हैं, ये क्या हैं आपकी, ये 12 मासी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें कावेरी आपकी क्या है, आपकी कावेरी आपकी दक्षिणी भाग की है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द को संबंध को चुनिए। वैज्ञानिक लिखा है और एक तरफ क्षेत्र लिखा है। विक्रम साराभाई संबंधित है अणु वैज्ञानिक से। एपीजे अब्दुल कलाम ये गणितज्ञ थे नहीं, परमाणु से संबंधित है। वेंकट रमन रामकृष्णन जीव विज्ञान से संबंधित है नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला बताना है आपका, क्या बताना है, विक्रम साराभाई अणु वैज्ञानिक थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वेंकट रमनम रामकृष्णन ये क्या थे, जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या है, जीव वैज्ञानिक। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 3rd नंबर सही हो जाएगा। वेंकट रमन रामकृष्णन ये जीव वैज्ञानिक थे आपके। ठीक है, जीव वैज्ञानिक थे। बात करें यहाँ पे इनके बारे में और, तो थॉमस ए स्टीजर्स और एडा एनाथ के साथ रसायन विज्ञान में 2009 का नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, नई दिल्ली, अहमदाबाद, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक है, बारदोली अंतर्राष्ट्रीय ये कहाँ पे है? गुवाहाटी आपके असम में। निम्नलिखित में से वनों के बारे में सही बताना है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र होता है, या फिर वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ए, बी, सी क्या सही हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ए और बी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे।
तो वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये क्या होते हैं आपके यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए ऑप्शन को। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गति के सूत्र आपका है, गति के सूत्र S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर में S का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे t सेकेंड में काटा हुआ अंतर है, सर्वाधिक ऊंचाई TV सेकेंड में काटा हुआ अंतर है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये सर्वाधिक यहाँ पे अगर बात करेंगे क्या उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूरिक एसिड आपके जो है मूत्र में पाया जाता है, यानी मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला है चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय, अवसादे, कायांतरित। तो चट्टान का जो रूपांतरण होता है उसमें आपका जो निर्माण होता है ये जो है आपके कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला है श्रीनगर के घरों की विशेषता बतानी है। ये देखिए सीट का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, इनमें एक खास डिज़ाइन ख़त्म बंद होता है। ठीक है, ख़त्म बंद। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, उन्हें डब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पुराने घरों की खासियत है कि केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर, ठीक है, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसमें अगर बात करूं तो क्या आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बात करें यहाँ पे 144 का, तो यहाँ पे थर्ड नंबर सही हो जाएगा, यानी आपका ABC तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। क्या है, ABC तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओहो ये क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान कानून की समझ असमानता प्रदान करता है। यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो प्रकृति में से कौन सा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। तो श्वेत रक्त कणिका क्या करती है, पोषक तत्वों का वहन करते हैं, संक्रमण से लड़ना, ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक होते हैं, यानी हमारे रोगों से लड़ती हैं। ठीक है, तो संक्रमण से लड़ने का काम करती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी आपकी कौन सी है। तो सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जाना जाता है, फुसफुस धमनी, पुलमोनरी आर्टरी या फिर महाशिरा, बीना काबा या महाधमनी एओर्टा, क्या कहा जाता है इसमें। तो सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसे क्या कहते हैं, महाधमनी कहा जाता है, एओर्टा कहता है। अगला है एटिनील किस लिए प्रयोग में लिया जाता है, एटिलीन। तो एटिलीन रक्तचाप को बढ़ाने के लिए एटिलीन का है, या फिर एथिलीन आपका कह सकते हैं रक्तचाप घटाने के लिए, गठिया निवारण के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एटिनील है ये आपका रक्तचाप को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे भौम जल, ठीक है, नीचे भौम जल के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जनसंख्या में वृद्धि की वजह से, या औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि की वजह से, कृषि गतिविधियों में वृद्धि की वजह से, या फिर जल के अवसरण के लिए आपका प्रभावित क्षेत्र में। तो अगर बात करें यहाँ पे 149 का, तो ये आपका हो जाएगा ABC आपका सही हो जाएगा, ABC सही हो जाएगा। जल के अवसरण के लिए प्रभावित क्षेत्र ये नहीं होगा। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि कारण है आपका, कृषि गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जल और आपके औद्योगिक आपका गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। ठीक है, बात करें यहाँ पे 50 आपका आज का है आपका 150, तो ये फिजिक्स से है और
इसमें अगर मैं बात बताऊँ तो इसमें सिर्फ मैं आंसर बता दे रही हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.5 है। तो ये था आज का आपके छठा जो है आपका मॉडल पेपर, जिसमें आपके किरण का ये पब्लिकेशन है और किरण के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं करवा रही हूँ, जिसमें आपके 16 प्रैक्टिस सेट 16 से आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं आपके, जिसे आपको करना ज़रूरी है। और आप जानते हैं मैंने बता दिया था आपको बीच पहले ही कि किरण के पिछली बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे थे। तो अगर मायने में रखा जाए तो आपको किरण की आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपने प्लीज़ नहीं देखी है पहले की क्लासेस तो जाकर देखिए। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जितनी मेहनत की जा रही है वो एक लाइक के लिए बनता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे एक मेहनत के लिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं बेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो मेरा एक ही मकसद है आपके लिए बेस्ट करना। तो प्लीज़ मोटिवेट मी, और प्लीज़ सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करके उन्हें इस चैनल से जोड़ लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको PDF चाहिए करंट अफेयर की क्लास की और जो है आपको इस क्लास की यानी आपके GS की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। और टेलीग्राम पे आप PDF मांगने के पहले आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप ये बोल दीजिएगा कि टेलीग्राम पे आपको PDF दे दी जाए। तो इस बात को आप ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मैं वहाँ पे आपको अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो अगर PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।